नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा आज है और आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। यहां पे कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और लगातार वो देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे आज और आज से 2 दिन का उनका ये अरुणाचल प्रदेश का दौरा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए थे और यहां पे भी कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए थे, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई थी, विपक्ष पे वार किया था और अब अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पे वो यहां पे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पे हैं और निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंची हैं। अमेरिकी यात्रा पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और तो निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंची हैं और अमेरिका की यात्रा पर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री सीतारमण G20 बैठक की मेजबानी करेंगी। तो विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लेंगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका दौरा है और वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी पहुंची। अमेरिकी यात्रा पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इस दौरान वो G20 बैठक की मेजबानी करेंगी और विश्व बैंक समूह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भी वो शामिल होंगी। खबर दिल्ली से है, जहां राजा भैया और उनकी पत्नी के तलाक का मामला है, जिसमें पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले में आज सुनवाई टल चुकी है और दाखिल तलाक परिवाद पे साकेत कोर्ट में सुनवाई टली है। जज की गैर मौजूदगी के चलते मामले की सुनवाई टली है। भानवी सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और राजा भैया की तरफ से दाखिल तलाक याचिका पर समय मांगा गया। साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 23 मई को होगी। तो भानवी सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और राजा भैया की तरफ से दाखिल तलाक याचिका पर समय मांगा गया है। तो साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। 28 साल पुराना यह रिश्ता अब टूटने की कगार पे। राजा भैया ने इसको लेकर तलाक के लिए अर्जी दाखिल की, उस पर आज सुनवाई थी जो अब टल चुकी है और अब अगली सुनवाई 23 मई को होगी। तो जज की गैर मौजूदगी के चलते यह सुनवाई टली और अब 23 मई को सुनवाई होगी। तो साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 23 मई को है। तो राजा भैया और उनकी पत्नी के तलाक का यह मामला, जिसमें रघुराज प्रताप सिंह ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी, आज उस पर सुनवाई थी, लेकिन आज सुनवाई टल चुकी है और अब अगली सुनवाई जो है वो 23 मई को होगी। तो फैमिली संकट जो है वो गरमा रहा है राजा भैया का। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आज राजा भैया की याचिका पे सुनवाई थी, तलाक की जो अर्जी उन्होंने दी थी, सुनवाई टल गई, अगली सुनवाई 23 मई को। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, रूप से जिस तरीके से राजा भैया की बात करें और भानवी सिंह की बात करें, तलाक को लेकर जो आज मामला सुनवाई होने वाली थी, इस मामले की साकेत कोर्ट में और
कहीं ना कहीं जो सफेद कोर्ट के जज हैं उनकी अनुपलब्धता में यानी कि वो मौजूद नहीं थे, इस वजह से कहीं ना कहीं मामला अगली सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं आगे के लिए टाल दिया गया है। और निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला है, इसमें जो जवाब दाखिल करने के लिए राजा भैया की ओर से जो कहा गया था उसको लेकर जवाब दाखिल करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ने समय मांगा है। तो निश्चित रूप से अगली जो सुनवाई है वो कहने के 23 मई को बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इस पूरे मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है, क्योंकि आप देखिए जब सबसे पहले जो अक्षय प्रताप सिंह है राजा भैया के भाई हैं, उनसे कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था राजा भैया की पत्नी धानी सिंह का। उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और ये मामला कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ गया और पारिवारिक जीवन तक ये मामला पहुंच गया। और राजा भैया से कहीं ना कहीं तलाक को लेकर एक जो याचिका है कहीं ना कहीं साकेत कोर्ट में डाल दी गई और तलाक के लिए आज सुनवाई होने वाली थी साकेत कोर्ट में। ऐसे में आज जज की अनुपलब्धता की वजह से कहीं ना कहीं सुनवाई जो है वो टाल दी गई। चलिए पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और खबर दिल्ली से, जहां एक बार फिर कोरोना के मामले डराने लगे हैं और आज से कोरोना मॉक ड्रिल की शुरुआत इसको लेकर हो रही है कि किस तरह की तैयारियां हैं। मॉक ड्रिल कर अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। एम्स झज्जर का निरीक्षण करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तो कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और इसको लेके शासन प्रशासन की चिंता भी बढ़ने लगी है। कई राज्यों में मास्क फिर एक बार अनिवार्य किया जा रहा है। कई जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं ताकि कोरोना को बढ़ने से पहले ही, फैलने से पहले ही रोका जाए। तो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए कोरोना की स्थिति से जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं देश भर में आज और कल 2 दिन मॉक ड्रिल किया जाएगा और अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिला अस्पतालों तक में मॉक ड्रिल किया जाएगा। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के आरएनयू अस्पताल में पहुंचेंगे और कोरोना वार्ड की कहीं ना कहीं यहाँ पे जायजा लेंगे कि अभी क्या की तैयारियां खासतौर से दिल्ली में अस्पतालों में है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 58 केस निकलकर सामने आया है। वहीं दिल्ली में करीब 700 तक का यह मामला पहुंच चुका है। अब तक पूरे देश की बात करें तो 35,000 से ज्यादा मामले कोरोना केसेस हो गए हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6.91% तक हो गई है। तो आज मॉक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कोरोना वार्ड में बेड की व्यापक संख्या है, इसके अलावा ऑक्सीजन की व्यापक व्यवस्थाएं हैं। सबसे बड़ी बात होती है कोरोना से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य कर्मियों को जिनको कोरोना वार्ड की जिम्मेवारी दी जाती है उनकी व्यापक संख्या है, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बैठक की गई थी और उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो सचिव है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, उनके ओर से तमाम तरीके के दिशा निर्देश राज्यों को दिए गए थे। राज्य अपने राज्यों में जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करे। तो निश्चित रूप से आरएनयू अस्पताल में थोड़ी देर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। तो आज कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल किया जा रहा है और कल भी ये मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि पिछली बार जो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था राज्य सरकारों को और सरकारों को, तो कहीं ना कहीं उसको ना करना पड़े। अगर राज्यों को किसी तरीके से दिक्कत है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो वो केंद्र सरकार को बताएं और एक समन्वय बनाकर कोरोना से लड़ने में किस तरीके से ये कारगर हो सके और कहीं ना कहीं उसी दिशा में आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड को लेकर सावधानी बरतने की बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। और कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ी बैठक जो है वो जारी है। अमित शाह के घर पे ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा और सीएम बोम्मई भी बैठक में मौजूद हैं। 180 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान बीजेपी करेगी और कर्नाटक चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान होगा और उम्मीदवारों के ऐलान से पहले महामंथन जारी है कर्नाटक चुनाव को लेकर। तो जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर ये बैठक हो रही है। कई पार्टी के दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं, जहां कर्नाटक चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को लेकर
मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद। खबर बिहार से है, जहां आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राबड़ी देवी के आवास पे यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें शिरकत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन में शामिल सभी नेता पहुंचे। पार्टी में ना तो चिराग पासवान शामिल हुए, ना ही बीजेपी का कोई नेता शामिल हुआ, जिसके बाद देखा जा रहा है कि चिराग पासवान आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाके सियासी तौर पे बीजेपी की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। और रमजान के महीने में सभी लोग इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी घमासान भी अब काफी तेज हो गया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इफ्तार पार्टी में जदयू और आरजेडी के तमाम नेता शामिल हुए। वहीं जीतन राम मांझी भी इफ्तार पार्टी में शिरकत की उन्होंने, और मांझी से मुखातिब हुए, यानी वो जब मीडिया से मिले और सासाराम और नालंदा में जो हिंसा हुई उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इसे बयान जारी कर दिया है, इस पे अपना रुख साफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि विद्याधन सबसे बड़ा धन है और प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से लगातार शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में संलग्न है। आज एनएसयूआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में फ्री सैटेलाइट कक्षाओं का शुभारंभ भी किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, एनएसयूआई के स्थापना दिवस पे फ्री सैटेलाइट कक्षाओं का शुभारंभ उन्होंने किया। और राजस्थान में शिक्षा में बड़े बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक की व्यवस्था में कई परिवर्तन किए गए हैं, कई बदलाव किए गए हैं, ताकि उन्हें और बेहतर किया जाए तकनीक के इस्तेमाल से, ताकि शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए। तो एनएसयूआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ट्वीट किया और सैटेलाइट कक्षाओं का शुभारंभ भी उन्होंने किया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा होने के बाद लगातार सुर्खियों में हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जन्मभूमि अमृतसर साहिब पहुंचे, श्री अमृतसर साहिब, जहां उन्होंने अपने समर्थकों और अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब सरकार माफिया सरकार का सरगना है। अमृतसर तो ਜਿਹਦਾ ਉਤਥਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਰਗਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਵਾਇ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। और उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे पर निशाना साधा। पिछले 72 घंटे में महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है। सरकार ने सत्र के दौरान कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन किसानों को हवा में छोड़कर धर्म के नाम पे पर्यटन पर चल रही है ये सरकार। उन्होंने कहा कि यह सरासर ढोंग है। जो चल रहा है मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम भी धर्म के आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम के ऊपर हमारी भी आस्था है।
हम भी बहुत बार अयोध्या जा चुके हैं। मैं तो 40 साल से जाता हूँ आंदोलन में, मैंने सहभाग लिया है, मैं उसमें से आरोपी हूँ उस लड़ाई में। लेकिन ये बीजेपी के लोग कभी हमारे साथ तो नहीं आए थे, शिवसेना के साथ। जब बाबरी का मुद्दा हो गया तो भाग गए थे हमको छोड़कर, लेकिन अब जा रहे हैं गद्दारों की उंगली पकड़कर। तो आपको क्या लगता है प्रभु श्री राम उनको आशीर्वाद देगा? आप देखो मुंबई में आने के बाद सरकार को क्या होता है। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। आप वेट एंड वॉच। महाराष्ट्र में बारिश हुआ है, ओले पड़े हैं, किसान रो रहा है और सब कुछ छोड़कर ये सरकार अयोध्या में पहुंच गई है। ये जो चल रहा है मैं उनका। और कश्मीर का नजारा इन दिनों देखने लायक बना हुआ है। दरअसल कश्मीर के चंदनबाड़ी में अप्रैल के महीने में बेहद ज्यादा सर्दी है और कई फीट बर्फबारी हुई है। कश्मीर संभाग में पर्यटक बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और बर्फबारी में जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। बता दें कि चंदनबाड़ी अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है और यहीं से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज आपको लेकर आई है कश्मीर के चंदनबाड़ी इलाके में, जहां पर चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी और यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से आए टूरिस्ट बेहद एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा बर्फ देखकर टूरिस्ट बेहद खुश हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि टूरिस्ट किस तरह से अप्रैल के गर्मी के महीने में यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। कश्मीर के चंदनबाड़ी में लोग यहाँ पर बेहद एंजॉय कर रहे हैं और खास बात यहाँ पर यह है कि बर्फबारी में ये इन लोगों ने यहाँ पर एक स्नोमैन भी बनाया है जो कि बेहद खूबसूरत है। मैम आप जानना चाहेंगे कि कितने ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इतना सारा बर्फ देख के। हम महाराष्ट्र से हैं, अमरावती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस वक्त कैसा वेदर है? बहुत गर्म है, मतलब 32 35 डिग्री तो टेम्परेचर चल ही रहा है। और यहाँ पर इतनी सारी बर्फ देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है हर साल कश्मीर में आना ही चाहिए इस वेदर में। फर्स्ट टाइम ही बर्फ एंजॉय कर रहे हैं और वो कश्मीर में कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था हम, मतलब हमें सरप्राइज है एक तरफ। पहले आपने कभी इतनी बर्फ देखी है? नहीं, मैं पहली बार ही आई हूँ और ये मैंने चूज किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक सबने एटलीस्ट साल में एक बार एक कश्मीर का टूर निकलना ही चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि कश्मीर सेफ नहीं है, उनके लिए हम लोग अभी 3 दिन हमको कश्मीर में हो गया है, हमको बिल्कुल भी नहीं लगा हम कहीं बाहर है। ये अपना ही देश है, सब अपना ही है, सेफ है, सुंदर है और जरूर आना चाहिए। जन्नत। आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आप? सर मैं मुंबई से हूँ और जैसा कि मुंबई का भी वेदर है, बिना एसी के आप रह नहीं सकते हो और यहाँ पे आप होटल में देखेंगे तो बिना एसी और फ्रिज जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो ये मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा कि एक बार सब लोग यहाँ जरूर आए और जैसा कि जहांगीर ने कहा था कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ, तो अभी हम आए थे तो हमको पता नहीं था यहाँ बर्फ मिलेगा नहीं, और इतना बर्फ देख के काफी अच्छा लगा। जैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र में कैसा मौसम है? महाराष्ट्र में इस बार काफी गर्मी रहती है अभी ये मौसम में, तो ऐसा ठंडा तो हमारे यहाँ पे कभी होता ही नहीं है। फिर भी ये टाइम पे वहां से निकल के इतना ठंडा यहाँ पे पाना काफी अच्छा लग रहा है। छोटी सी बेबी के साथ यहाँ पर स्नोमैन भी है। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी स्नोमैन किसने बनाया? हमने सबने मिलके बनाया बेबी के लिए। उसको बहुत अट्रैक्शन था कि स्नोमैन होता कैसे मम्मा, तो उसके लिए बनाया स्पेशली। और यूपी में शहर की सरकार कहे जाने वाले नगर निकाय के चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी सियासी रण में कूद चुकी हैं। आखिर 2024 के रण से पहले ये सेमीफाइनल कितना जरूरी है, ये रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में होने वाले चुनावों में 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और नतीजे 13 मई को आएंगे। सभी राजनीतिक दलों ने जीत का परचम लहराने के लिए पहले से ही जोर लगा रखा है।
खासकर बात करें तो मेयर पदों की, तो वहां हर दल अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा करने की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं बीजेपी पिछली बार से और अच्छा प्रदर्शन करने का दावा और कोशिश कर रही है। साल 2017 में हुए निकाय चुनावों में राज्य की कुल 16 नगर निगम की सीटों में से बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटें मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में गई थी। कार्यकर्ता के नाते मैं नगर निकाय के चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयार थी और हमारी लगातार तैयारी बूथ नहीं मतदाता स्तर तक है और मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। इसलिए लगातार कोई भी चुनाव हो भाजपा का कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है। 2023 के नगर निकाय चुनाव में लोग भाजपा को वोट दे करके भाजपा का कमल खिला करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और 2024 में लोकसभा में ऐतिहासिक विजय दिला करके फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार थी। इसके साथ ही पिछली बार 1300 में से 597 पार्षद बीजेपी के थे, वहीं 198 नगर पालिकाओं में से 70 और 438 नगर पंचायतों में से 100 में बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस सिर्फ 9 नगर पालिका और 17 नगर पंचायत जीत सकी थी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद झटका खाए बैठी कांग्रेस भी 2024 की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन यूपी में बिना दूल्हे के बारात लेकर चल रही कांग्रेस की नैया किस तरीके से पार लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि कांग्रेस इस बार सीधी टक्कर देने जा रही है। इस बार के निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दबदबे का और कुशासन का अंत करेंगे। जितने भी महानगर हैं सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी प्रमुख मुद्दा होगी, जनता की समस्याएं प्रमुख मुद्दा होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।